बच्चों, आज हम बात करेंगे अब कामुक विकार एवं यौन अक्षमता पर। इस इकाई में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यौन व्यवहार को समझने में सामान्यकृत और मनोविकृति के बीच सीमाओं को परिभाषित कर सकेंगे। यौन मानदंडों पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे। स्त्री और पुरुष के यौन अनुक्रिया चक्र की व्याख्या कर सकेंगे और यौन अक्षमता और अकामुकता की व्याख्या करेंगे। यौन विकारों और अक्षमताओं के उपचार को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्यों के यौन व्यवहार तथा यौन संबंधों को लेकर उनकी अनेक कल्पनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। एक व्यक्ति का यौन व्यवहार और उसकी यौन परिकल्पनाएं दूसरे व्यक्ति से इतनी अलग होती है कि लोगों को अचंभा होता है। ऐसा क्यों है पता नहीं। कभी कभी स्वयं को भी अचंभा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यौन व्यवहार उसका नितांत निजी मामला होता है जो प्यार, प्रसन्नता और आनंद प्रदान करता है। कुछ लोगों के लिए सेक्स बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जबकि कुछ इस पर बात करने से भी कतराते हैं, क्योंकि अनेक समाजों व संस्कृतियों में इसे वर्जित समझा जाता है। मनुष्यों के लिए यौन संबंध सदैव उत्सुकता का विषय रहा है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में यौन व्यवहार पर प्राचीन काल में ही अनेक मुद्राओं में चित्र मौजूद है। मानव कामुकता पर प्राचीन भारतीय पाठ कामसूत्र लियोनार्डो दा विंची ने संभोग के विभिन्न मुद्राओं के चित्र बनाए और अब आधुनिक काल में इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी की अनेक वेबसाइट उपलब्ध हैं जो मनुष्यों की यौन उत्सुकताओं और यौन उत्तेजनाओं को समाप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सामान्य यौन व्यवहार क्या है। बाजार में अनेक ऐसी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं जो यौन क्रियाओं के विषय में अनर्गल और उत्तेजना उत्पन्न करने वाली जानकारियां हैं। अपने सर्वेक्षण के आधार पर ये पत्रिकाएं बताती हैं कि पुरुष एक दिन में 15 बार या उससे ज्यादा भी चरम रति बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। ये निष्कर्ष सत्य के तनिक भी निकट नहीं। इसी प्रकार उनका ये कथन कि बलात्कार की कल्पना करके भी स्त्रियां यौनानंद का चरम सुख प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियां कल्पना में यौन क्रिया के आनंद की कुछ अनुभूति अवश्य प्राप्त करती हैं, मगर कोई स्त्री बलात्कार की कल्पना नहीं कर सकती। इस तरह के सर्वेक्षणों में दो कमियां हैं। पहली ये कि ये उलूल जुलूल निष्कर्षों की बात करके ये पत्रिकाएं न केवल यौन जानकारी से ध्यान भटकाने का काम कर रही हैं, अपितु यौन जानकारी संबंधी सच की धज्जियां उड़ा रही हैं। दूसरे, इनके निष्कर्ष वैज्ञानिक पद्धति अथवा अनुसंधान पर आधारित नहीं होते, अतः वे विश्वसनीयता नहीं माने जा सकते। इन पत्रिकाओं के मालिक मिथ्या उत्तेजनात्मक भ्रम फैलाकर बिक्री बढ़ाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। कुछ याद रखने वाली चीजें, सेक्स पुरुष या महिला होने का गुण है। संभोग जो है उसको यौन में स्तंभ के समय लिंग का प्रवेश, इसके बारे में लैंगिकता जो है लिंग, जेंडर पहचान, भूमिका, लैंगिक रुझान, आनंद, अंतरंगता और प्रजनन सम्मिलित है। यौन स्वास्थ्य में यौन के दैहिक, संवेगात्मक, बौद्धिक और सामाजिक पहलुओं का एकीकरण जो कि व्यक्तित्व, संचार और प्रेम की सकारात्मक रूप से समृद्ध और उन्नत करते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। यौन अधिकार जो है जबरदस्ती, भेदभाव और हिंसा से मुक्त अधिकार की बात है। लैंगिक मानक जो है ये एक व्यक्तिगत या सामाजिक आदर्श हो सकते हैं। कामुकता के संदर्भ में आदर्श संस्कृति है और इसे आयु, सहमति, जाति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। सामान्य और वांछित मानव यौन व्यवहार जो है समय व स्थान के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए एक दावा किया है कि युवावस्था आने से पहले लड़के यदि हस्त मैथुन करते हैं तो उनके लिंग योनियों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है और इसमें कोई दोष भी हो सकता है तथा उनकी यौन ऊर्जा समय से पहले ही नष्ट हो सकती है। विक्टोरिया काल में लोगों के विचार थे कि अधिक यौन क्रिया अथवा यौन क्रिया की लत लग जाना खतरनाक है, अतः इसे रोका जाना चाहिए। इसे रोकने के निरंतर उपाय किए जाने चाहिए। आज का समाज इस बात की समझ रखता है कि यौन संबंध जीवन का भाग है, इसलिए वो इसके प्रति उदार है
और यौन क्रिया की विविधता अथवा यौनानंद लेने की विविध विधियों से उसे कोई ऐतराज नहीं है। केवल तभी समाज उनके यौन क्रियाओं को असामान्य करार देता है जब उनके कारणों से समाज के अन्य लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि और यौन संतुष्टि जटिल हो जाती है या समाज उसे स्वीकार नहीं कर पाता, तभी वो विकृति मानी जाती है। इस दायरे में आने वाली विकृतियां 3 प्रकार की हैं। पहला, लिंग पहचान विकार, शरीर संभोग के बाद जिन्हें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो ये एक प्रकार के विकार के कारण हो सकते हैं। कुछ स्त्रियों या पुरुषों के साथ ऐसा होता है। इस विकार की प्रकृति यौन विकार ना होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक विकार होता है, जिसे लिंग पहचान दोष कहा जाता है। ये स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। ये परंपरागत यौन रूप के 2 विपरीत नीतियों के समान यौन व्यवहार से बिल्कुल अलग है। दूसरा यौन विकार है संभोग करते समय लिंग भरपूर उत्थान नहीं आता, और वो स्थिति है जब लिंग ठीक से काम नहीं करता। ऐसी विभिन्न प्रकार की यौनिक दोषों के कारण यौन विकारों की तीसरी श्रेणी अब कामुकता कहलाती है, जो यौन विचलन के लिए एक शब्द है। इसमें वे विचलन सम्मिलित होते हैं जिसमें अनुचित वस्तुओं या व्यक्ति के संदर्भ में यौन उत्तेजना होती है। लेकिन इन विकारों को समझने से पहले इस प्रश्न पर फिर से विचार करना आवश्यक है कि सामान्य यौन व्यवहार क्या है। यौन अनुक्रिया चक्र के बारे में हम बात करते हैं। अनेक शोधों में यौन चक्रों को समझने का प्रयास किया गया है, किंतु इसमें क्या है, इच्छा चरण, उत्तेजना चरण, उत्तेजना उभार चरण, चरम सुख चरण और विश्राम चरण, ये 5 चक्र आते हैं। इच्छा चरण में, इस चरण में मनुष्यों में यौन इच्छा जन्म लेती है और वे अनेक प्रकार के रंगीन कल्पनाओं में खोए जाते हैं। उत्तेजना चरण में ये एक प्रकार से क्रिया की प्रश्न तैयारी है। इसके दौरान संभोग पूरी तैयारी करता है, अच्छा लगता है। इसके दौरान नसों में उत्तेजना बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं और धड़कनें तेज हो जाती हैं। पुरुषों के लिंग उत्थित हो जाता है, स्त्रियों में पेडू स्थल भारी हो जाते हैं। ऐसे पेडू स्थल रक्त कोशों के अतिरिक्त रक्त संचार के कारण होते हैं। इसके कारण यौन में चिकना द्रव्य निश्रित होने लगता है और छातियों के उभारों में भारीपन बढ़ जाता है। उत्तेजना उभार चरण में, इस चरण में उत्तेजना में वृद्धि होती है और उत्तेजना चरण में परिवर्तन महसूस होने लगता है और परिवर्तन की गति बढ़ती ही चलती है। जननांग अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। स्पर्म करने पर भी दर्द होता है। मांसपेशियों में ऐंठन तो पैरों, हाथों और चेहरों में देखा जा सकता है। चौथा चरण है चरम सुख चरण। यौन क्रिया चक्र का ये चरमों दोष है। इस अवधि में यौनांगों के ऊतकों में संकुचन प्रकुचन की क्रिया भी होती रहती है। सांसें तेज हो जाती हैं और फिर मिलन के साथ एकाएक तनाव प्रस्फुरित होता है। पुरुषों में अंदर में स्खलन की तीव्र इच्छा होती है और फिर स्खलन हो जाता है। स्खलन से पुरुष का वीर्य बाहर निकलता है। महिलाओं की योनियां झटके से सिकुड़ती हैं और उसमें संकुचन की क्रिया प्रकुचन शुरू हो जाती है, जो देर तक चलती है। पांचवा है विश्राम चरण। इस चरण में विशेषकर पुरुषों में कामोत्तेजना में कमी के रूप में चिन्हित किया गया। इस समय पुरुष को अत्यधिक शिथिलता व थकान का अनुभव होता है, साथी से लिपटने की इच्छा होती है। यदि स्त्रियों को थोड़ा सा उत्तेजित कर दिया जाए तो वे स्त्रियां यौन क्रिया के लिए फिर से तैयार हो जाती हैं। वे एक बार फिर से चरण की ओर जाने की इच्छा से बार बार चरण तक पहुंचने की प्रवृत्ति भी होती है और क्षमता है। परंतु पुरुष फिर से यौन क्रिया करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते। उन्हें थोड़ा वक्त लगता है। फिर से इस क्रिया को छुड़ाने के बाद वीर्यपात होने से जो शिथिलता आ जाती है, उससे बाहर निकलने में थोड़ा समय लगता है। इस अवधि को रिफ्रैक्टरी कहा जाता है, जो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक जारी रहता है। यौन व्यवहारों में जेंडर भिन्नता भी देखी गई है। विभिन्न लैंगिक सर्वेक्षणों के अनुसार स्त्रियों की तुलना में पुरुष हस्तमैथुन ज्यादा करते हैं। हस्तमैथुन की आदत धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके स्थान पर यौन क्रिया या संभोग क्रिया की पुनरावृत्ति ले लेती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां हस्तमैथुन कम करती हैं। यौन अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रश्न सदा चलता रहा है। यद्यपि विवाह से पहले संभोग की इच्छा पुरुषों में अधिक पाई जाती है, परंतु ये समय के साथ स्त्रियों में भी आगे आने लगी। एक परंपरागत धारणा यह है कि स्त्रियों को रोमांस और भावनात्मक अंतरंगता के साथ यौन संबंध बनाना सिखाया जाता है।
जबकि पुरुषों के बारे में ये धारणा है कि शारीरिक संभोग असंभोग संतुष्टि को ज्यादा महत्व देते हैं। कारण पुरुषों में प्रकृति संबंध प्रतिक्रिया में शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं और उत्तेजना करने में सापेक्षता आसानी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के लिए हस्तमैथुन को ज्यादा सुविधाजनक बना देता है। अन्य जेंडर भिन्नता में आकस्मिक सेक्स के प्रति दृष्टिकोण के कृत्यों में परिवर्तन होता है। यौन प्रथाओं पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ते हुए देखा गया है। सेक्स और यौन प्रथाओं की अभिव्यक्ति और स्वीकृति समय और संस्कृतियों में बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए लगभग सभी संस्कृतियों में निकट संबंधियों के साथ सेक्स वर्जित है। स्वीकार्य यौन व्यवहार के विषय में विचार समय के साथ बदल गए हैं। लिंगता और कामुकता का संबंध आपस में हमेशा से रहा, लेकिन समय और संस्कृति के साथ कम कपड़े का विचार बदल गया। इस संदर्भ में एक प्रकार के व्यवहार को सामान्य और अन्य को असामान्य के रूप में वर्गीकृत करना बहुत कठिन है। निम्नलिखित अनुभाग में हम ये देख पाएंगे कि स्विस चिकित्सक सिसोट ने अधःपतन सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वीर्य शारीरिक और यौन शक्ति दोनों के लिए आवश्यक है और द्वितीय पुरुषोक्त यौन विशेषताओं के विकसित विकास के लिए भी आवश्यक है। नपुंसक और आवारा पशुओं पर उनकी टिप्पणी को देखते हुए उन्होंने कहा कि हस्तमैथुन और वेश्यागमन दो अधिक हानिकारक प्रथाएं हैं जिनसे महत्वपूर्ण तरल वीर्य का व्यय होता है। केवल 1972 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा की कि हस्तमैथुन यौन विकास का एक सामान्य भाग है और इसके लिए किसी चिकित्सा प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। विश्व के एक भाग में पापुआ न्यू गिनी की सानिया जनजाति पुरुषों के लिए दीक्षा अनुष्ठानों के संदर्भ में समलैंगिकता का एक रूप प्रचलित है। समाज के दो मुख्य विश्वास है कि वीर्य संस्करण और महिला पॉल्यूशन। समाज ने शारीरिक विकास, शक्ति और आध्यात्मिकता के लिए वीर्य के महत्व पर बल दिया है। ये भी मानते हैं कि एक महिला को गर्भवती करने के लिए गर्भाधान होता है और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक वीर्य का उपयोग होता है, जिसे शरीर आसानी से पूरा नहीं कर सकता। इस प्रकार शरीर को वीर्य के संरक्षण करना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मासिक धर्म के तरल पदार्थों के कारण महिला शरीर अस्वस्थ माना जाता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में वीर्य बनाए रखने के लिए युवा पुरुष एक दूसरे के साथ वीर्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार वीर्य को निगलने के लिए पॉलीमॉर्फिक सेक्स सीखते हैं। युवावस्था में पहुंचने के बाद ही वे प्रवेश भूमिकाएं ले सकते हैं और अन्य छोटे लड़कों को प्रेरित करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया ये आश्वस्त करने के लिए है कि पुरुष अपनी मर्दाना पहचान को पूरा करने और पूर्ण पुरुष बनने की तरफ बढ़े। किशोरावस्था तक किसी भी प्रकार के विषम लैंगिक संपर्क निषेध है, लेकिन किशोरावस्था के बाद में उनसे शादी करने और अनन्य विषम लैंगिक गतिविधि का जीवन प्रारंभ करने की उम्मीद की जाती है। भारत में सितंबर 2018 तक भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत एक कानून था, जिसके अंतर्गत समलैंगिक गतिविधियों को प्रकृति के कानून के विरुद्ध मानते हुए अपराध माना जाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सेक्स और कामुकता के विचारों का निर्माण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ के अनुसार किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपकामुकता या पैराफिलिक विकार के बारे में। कई बार अपकामुक तीव्र यौन उत्तेजनाएं, कल्पनाएं, आग्रह और व्यवहार निम्नलिखित हो, जैसे गैर मानव वस्तु, जूते, बाल आदि, अपने आप को या साथी को पीड़ा या अपमानित करना, बच्चे या अन्य गैर सहमति वाले लोगों के साथ। यदि ये स्थिति कम से कम 6 महीने तक रहती है, इसका निदान किया जाना चाहिए। यहाँ किसी वस्तु में विचलन होता है जिसे व्यक्ति फीलिया को आकर्षित करता है। यौन क्रियाओं के प्रति अत्यधिक तीव्र रुझान को अपकामुकता पैराफीलिया कहा जाता है। पैराफीलिया से पीड़ित व्यक्ति अपने कामांगों में अत्यधिक उत्तेजना महसूस करता है। उसके मन में आता है कि वो खूब संभोग करे, तीव्र यौनच्छा वे कारण जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो यौन संतुष्टि के लिए कृत्रिम उपायों का उपयोग करने लगता है। वो जूतों, बालों आदि के साथ घर्षण तथा उत्तेजना शांत करने का प्रयास करता है। जब ऐसा करने से उसकी उत्तेजना और बढ़ जाती है, तब उसे उस समय यौन साथी की कमी बहुत खलती है। उसके मन में आता है कोई उसकी यौनाग्नि को संतुष्ट करे।
पैराफीलिया का निदान हमेशा कुछ कारणों में चुनौतीपूर्ण बना रहा है। कुछ विरोधाभासों के साथ व्यक्ति अपने आप में संकट का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए पैराफीलिया ग्रस्त कोई व्यक्ति किसी बच्चे का अपहरण करता है और सताता है और फिर भी अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए दोषी मानता है। फिर भी इसे एक प्रकार की मानसिक रोग भी माना जाता है क्योंकि इसके कारण दूसरे प्रभावित होते हैं, खासकर के बच्चे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पैराफीलिया के अनेक प्रकार होते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य और प्रसन्नता से संबंध होता है और उनमें विषाद के चिन्ह होते हैं। वे बालिग को सहमत करने में असफल हो जाते हैं। कोई व्यक्ति इतना चालू हो सकता है कि यौन क्रिया के लिए तैयार हो जाए, उसे ऐसा करने की में कोई ऐतराज नहीं, परंतु किसी को ऐसा करने में शर्म लगती है, ऐसा करने में वो अपराध बोध का भी अनुभव करता है। इस प्रकार पैराफीलिया मनोविकार से ग्रस्त व्यक्ति की यौन रुचियां सामान्यता के दायरे में नहीं आती क्योंकि उनके द्वारा दूसरे को हानि नहीं पहुंचती, केवल तभी जब उनके किसी कार्य से दूसरे को हानि पहुंचती और उन्हें एहसास होता है। इन व्यक्तियों को पैराफीलिया मनोरोग से ग्रस्त माना जाता है। वस्तु रति पीडोफीलिया विकार, यदि किसी व्यक्ति में यौन भावना, घनभूत यौन कल्पनाओं से भरपूर यौन उत्तेजनाओं से ओतप्रोत होता है और यौन तृप्ति के लिए किसी व्यक्ति की कामांग की तरह उपयोग करता है, जैसे अर्ध वस्त्र या चरम यौन तत्व प्राप्त करने के लिए उसकी बेल्ट या अंडर से पिटाई करना, वो एक संकीर्ण अंधविश्वासी माना जाता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति अपने यौन साथी के ऐसे अंगों की उत्तेजना के लिए निशाना बनाते हैं जिनका यौन तृप्ति से कोई लेना देना नहीं, जैसे नाखून, पैर, हाथ, बाल आदि, तो बुनियादी माने जाते हैं। DSM-5 के अनुसार अंधविश्वासी की यही पहचान है कि वो उन अंगों को चोट पहुंचाकर या पीड़ा देके काम सुख अनुभव करता है जिनका काम तृप्ति से कोई संबंध नहीं। इनमें शरीर के वे अंग जो काम उत्तेजना उत्पन्न नहीं करते, ऐसे लोगों को उत्पीड़न परस्त कामोन्मादी कहा जाता है। DSM-5 में पार्टिसिलिज्म को भी अंधविश्वासी भ्रामिक यौन विकार में शामिल किया गया। अंधविश्वासी विकार पुरुषों और महिलाओं के अधिकतर मामले बहुत कम हैं, लगभग नगण्य होते हैं। उसमें से कुछ अपनी सनक को दूसरे से छिपाने में अधिक महारत हासिल होती है। वे चुप चुप कर घूमते हैं, सूंघते हैं और सूप चूसते हैं, सहलाते हैं अथवा अपने शिकार को सिर्फ भूलते रहते हैं और हंसना करते रहते हैं। कुछ अपने यौन साथी के साथ काल्पनिक संभोग करने का सुख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति ये मानकर चलता है कि ऐसा करना उसके लिए जरूरी है क्योंकि अंदर उसे ये सब करने की तीव्र इच्छा है। ये विकार प्रायः किशोरावस्था में होने पर ही पनपता है, पर कुछ लोगों में ये अवस्था से पहले भी देखी जा सकती है। बचपन से ही उनमें ये लक्षण उभरने लगते हैं। उत्तेजना प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ पुरुष चोरी व झपटमारी भी करते हैं अथवा हमला भी कर देते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो चीजें उनके द्वारा चोरी की गई या चुराई गई हैं उसमें प्राय स्त्रियों के अंग वस्त्र शामिल है। दूसरा है नग्न दर्शन रति विकार। DSM-5 के अनुसार इस मनोविकार ग्रस्त रोगी के मन में अप्रतिरोधी व अत्यधिक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है कि वो यौन उत्तेजना प्राप्त करने के लिए तथा यौन संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दूसरों को, खासकर महिलाओं को और यौन विहारक जोड़ों को नग्न देखें। ऐसे व्यक्ति अक्सर ताक-झांक करते समय हस्तमैथुन करते हैं तथा ऐसे करते करते ही ऐसे दृश्यों को देखते हुए अथवा बाद में उनकी याद करके ही यौन संतुष्टि, चरम यौन सुख प्राप्त करते हैं। इन्हें पीपिंग टॉम कहा जाता है। ये ज्यादातर पुरुष होते हैं। कुछ यौन विकार ग्रस्त लोगों के लिए कामोत्तेजना देने वाले दृश्यों का अवलोकन करना ही वास्तविक यौन क्रिया है, ऐसा समझकर ही वो इस क्रियाओं में लिप्त होते हैं। कुछ लोगों के लिए मात्र एक उत्सुकता होती है और ये जरूरी नहीं कि वे उसमें कामोत्तेजना प्राप्त कर पाए। आकर्षक स्त्रियों को ताकना, कामोत्तेजना उत्पन्न करना, ये बात अपनी जगह सही है। द्विलिंगीय मैथुन करने वालों के लिए ये विशेष रूप से कामोत्तेजक है। यौन क्रियाओं से जुड़े रहस्य तथा यौन लैंगिक उत्पत्ति पुरुषों में स्त्री व स्त्री के अंगों के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्साही होना, एक युवा व्यक्ति के मन में सेक्स क्रियाओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना तथा उनके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है।
फिर भी उसे ऐसा करते हुए शर्म लगती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए काम कठिन हो। वो ये भी कह सकता है कि इस तरह के तामझाम करने में उसे एक प्रकार की यौनिक संतुष्टि मिलती है। यदि किसी स्त्री के पास जाए और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती तो वो उसके नजरों में गिर सकता है। एक केस अध्ययन दिया हुआ है पीकिंग टॉम का। एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी के साथ एक शानदार बिल्डिंग में रहता है। पत्नी अपने पति के स्कूल का खर्च उठाने के बाद घर का खर्च चलाने के लिए काम पर जाती थी। घर लौटते उसे रात हो जाती थी। जब वो लौटती तो थक जाती थी और चिड़चिड़ाने लगती। रात को अपने पति के साथ संभोग होने का उसका मन नहीं होता था। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि उनके बिस्तर में लगे नास्पत स्प्रिंग ध्वनि भी पत्नी को शर्मसार करते थे और धीरे धीरे उनकी यौन इच्छा प्राय समाप्त हो गई। पुरुष यौन सुख प्राप्त करने के लिए बेकार था और अपनी यौन संतुष्टि के लिए उसे कोई उपाय न देख उसने अपने दूरदर्शी यंत्रों से पड़ोसी के कक्ष में झांकना शुरू कर दिया। उसने देखा कि पति पत्नी यौन क्रिया में लिप्त हैं। उत्तेजनात्मक दृश्यों ने उसे हम उत्तेजित कर दिया। उन्होंने इस गतिविधि को जारी रखा। उसके दूसरे प्रयास के दौरान उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इस अपराधी को उसकी आयु के लिए अपरिपक्व माना गया। हस्तमैथुन और सेक्स के प्रति उसके दृष्टिकोण में नैतिकतावादी सुस्पष्ट लेकिन अपरिपक्व यौन कल्पनाओं में संलग्न होने का खतरा। अब तीसरा है अंग प्रदर्शन विकार। ये सहमति के बिना अनुचित परिस्थितियों में दूसरों के सामने जननांगों का उजागर करना यौन संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अनेक बार और अधिक इच्छा कल्पना या व्यवहार है। बहुत ज्यादा दृश्य रतिक विचार विकार की तरह वहाँ शायद ही कभी अजनबी के साथ वास्तविक संपर्क करने का प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में जननांगों को उजागर सांकेतिक अशिष्ट इशारों से यहाँ तक कि हस्तमैथुन के साथ होता है। ये घटना किसी की एकांत स्थान में या कभी कभी कुछ सार्वजनिक स्थानों में भी हो सकती है। ये स्त्रियों में वे होती हैं जिन्हें ये जानते तक नहीं बच्चे और अवयस्क के निशाने पर आ जाते हैं। कामांग प्रदर्शन के प्रकृति आपराधिक मान्यकृत माना जाता है। अंग प्रदर्शन की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि मनोविकृति ग्रस्त व्यक्ति उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। ये शायद अत्यधिक चिंता बेचैनी और अनियंत्रणीय कामोत्तेजना के कारण होता है। एक स्थान पर एक ही समय बार बार कामांग प्रदर्शन के पीछे प्रतिक्रिया में लिप्त होने की अनियंत्रित कामना हो सकता है कि ऐसा करने के बाद वे पश्चाताप करते हैं, परंतु जब तक उन पर ये जुनून सवार होता है तब वे जानने के बावजूद कि ऐसा करना कानूनी अपराध है वो उस समय इसको करने से रोकते हैं। चौथा है परपीड़न रति या आत्मपीड़न या स्वपीड़न। दोनों परपीड़न और आत्मपीड़न के बारे में दूसरों पर दर्द देना और आत्म को दर्द देना से पीड़ित इसके बारे में बात की गई। परपीड़न शब्द मार्कस डी सैड के नाम से लिया गया है जो यौन उद्देश्यों के लिए दयाहीनता को पूरा करे। DSM-5 के अनुसार एक व्यक्ति को परपीड़न का निदान किया जा सकता है यदि वो तीव्र यौन उत्तेजित आग्रह और व्यवहार व्यक्त करता है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का शारीरिक और या मनोवैज्ञानिक दर्द भोगना शामिल है। इसका एक अन्य निकट संबंधी प्रतिरूप बंधन और दंड D और D जिसमें यौन सुख के लिए किसी व्यक्ति को बांधना मारना पिटाई करना आदि शामिल किया जा सकता है। इसमें शामिल भागीदारों को बिना किसी स्पष्ट नुकसान के सहमति से यौन संबंध के कई यौन परपीड़न कृत्य होते हैं। इस प्रकार अपकामुकता के रूप में परपीड़न या आत्मपीड़न से क्षणिक या कभी कभार दर्द देकर खुशी पाना व्यवहार को अलग करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यौन पर परपीड़न के साथ पुरुषों का एक बहुत छोटा वर्ग दर्द और अपमानजनक कृत्यों का आनंद लेता है और गैर सहमतिपूर्ण है और ये घातक भी हो सकता है। आत्मपीड़न मैकेज्म शब्द ऑस्ट्रेलिया के उपन्यासकार लियोपोल्ड डी से लिया गया है। सचर मसोच उनके काल्पनिक चित्र अक्सर दर्द के यौन आनंद में लिप्त होते हैं। DSM-5 के अनुसार यौन आत्मपीड़न विकार का निदान करने के लिए व्यक्ति को आवृत्ति और तीव्र यौन उत्तेजना वाली कल्पनाओं का व्यवहारों का अनुभव होना चाहिए जिसमें पीड़ा बाध्य या अपमानित होने के कार्य शामिल हैं। हालांकि आत्मपीड़न के कुछ प्रकार और भी चिंताजनक हो सकते हैं जैसे कि स्वकामुकता संबंधित श्वास अवरोध जिसमें स्वयं का गला घोटना शामिल है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी रति सुख और संभोग के परिणाम स्वरूप हो सकती है। कुछ मामलों में कुछ या अन्य गलत हो सकते हैं
इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति गलती से स्वयं को फांसी लगाकर स्वयं को नुकसान पहुंचा देता है। अब आता है बाल रतित विकार। बाल रतित विकार जो है बच्चों के साथ यौन संबंध स्थापित करने को बाल रतित विकार, परम यौन विकार भी कहा जाता है। ग्रीक भाषा में पेडिस का अर्थ होता है चाइल्ड, बच्चा। हेवे का अर्थ होता है पुबसेंस या पी का अर्थ होता है आकर्षण। यह आकर्षण तब देखने को मिलता है जब वयस्कों में कामिक इच्छा जन्म लेती है और कामानुभूति होती है। इस प्रकार इसका निदान तब किया जाता है जब वयस्कों के यौन बच्चों के साथ यौन संपर्क के माध्यम से यौन सुख प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। DSM-5 के अनुसार इस कृत्य अपराध करार दिया गया है। ऐसे अपराध की कम से कम 18 वर्ष की हो, जिस बच्चों के साथ उनके यौन संबंध साझा किया उनकी आयु उनसे 5 वर्ष कम। इसलिए इसे अत्यंत दुखद यौन विचलन माना जाता है। प्राय पीडोफीलिया के सारे रोगी पुरुष ही होते हैं और उनके शिकार उनके बाल बच्चों, छोटे बच्चे जो 2-3 कम उम्र की लड़कियां हो सकती हैं, जिनमें प्राय 8 से 13 वर्ष के बीच में होती हैं। बच्चों को सताने वाले ये लोग शातिर और चमकदार होते हैं तथा अपने कृत्य को समुचित तरीके से सही ठहराते रहते हैं। वे कहते हैं कि इससे बच्चों की यौन ज्ञान प्राप्त होगा। कभी कभी कहते हैं कि वे बच्चों को नहीं छेड़ते, बच्चों को ही ऐसा करना अच्छा लगता है, इसलिए वे आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्य रूप से बाल दुर्व्यवहार को शारीरिक शोषण, यौन शोषण, संवेगात्मक शोषण और उपेक्षा के रूप में परिभाषित किया है। भारत में नहीं बल्कि संसार भर में बाल यौन शोषण विगत कुछ वर्षों में बढ़ा है। घर, स्कूल, होटल और अन्य सार्वजनिक स्थानों में बाल यौन शोषण देखने को मिलता है। अनुभव में दर्दनाक प्रभाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में परिवर्तन, अवसाद, अभिघातज, उत्तर तनाव विकार, आत्महत्या और ऐसे अन्य शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1912 में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पारित किया था, ताकि प्रभावी रूप से बाल यौन शोषण के खतरे को दूर किया जा सके। वर्ष 2019 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसमें यौन उत्पीड़न के लिए मृत्युदंड, बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए सख्त सजा, बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना और कारावास, बाल यौन शोषण को प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग और मामलों के समय से निपटारे की सुविधाएं इसमें शामिल। अब अगला है कौटुंबिक व्यभिचार। इसमें हम एक केस से आपको परिचय करवाते हैं, आप खुद ही खुद समझ पाएंगे। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलियन जोसेफ किज़ल का कौटुंबिक व्यभिचार का मामला सामने आया। उसे पूरी दुनिया को हिला कर उसने अपनी बेटी एलिजाबेथ का अपहरण किया जब वो मात्र 18 वर्ष की। पिता ने अपनी पुत्री एलिजाबेथ को अपने घर के तहखाने में बंद कर दिया। उसे जबरन एक नोट लिखवाया गया कि किसी सांस्कृतिक संप्रदाय में शामिल होंगे और घर छोड़ के चले। लंबे समय तक तहखाने प्रवास के दौरान पिता ने उसे संभोग के लिए विवश किया। अपने 7 बच्चों को जन्म दिया, इसमें से एक बच्चे के कुछ दिन बाद ही मर गए। 3 बच्चे परिवार के ऊपर वाले भाग में पले बड़े और 3 बच्चे अपनी माँ के साथ तहखाने में पले। अपने किसी एक बच्चे को बीमार हो जाने का कारण वो उसे लेकर अस्पताल गई। वहां पहुंचने पर अस्पताल को ये जानकारी पता चली और उसकी जांच पड़ताल की गई। तब जाके इसे कटु अनुभव से उसे मुक्ति मिली। अब हम बात करते हैं अब कामुकता के कारण। ज्यादातर लोग अपनी कामुकता की आदत के विषय में बात करना पसंद नहीं करते हैं। अतः अनुसंधानकर्ताओं के इस रोग के कारणों का पता लगाना और उसे समझना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर अध्ययनों के लिए छोटे छोटे अप्रचलित नमूनों पर निर्भर रहना पड़ता है। पहला जो मुख्य कारण निकला है तंत्रिका जैविकीय कारण, क्योंकि कामुकता के रोगी ज्यादातर पुरुष होते हैं, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि पुरुषों को कामुकता कराने वाले हार्मोन एंड्रोजन पैराफीलिया ग्रस्त लोगों की यौन इच्छा अपेक्षाकृत तीव्र, परंतु पैराफीलिया के रोगियों में एंड्रोजन दूसरों से कम पाया जाता है, इसलिए अपने अछूते परिणाम प्राप्त होते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ भी अब कामुकता के विकारों में नियंत्रण के मामले में रुचि ले रहे हैं और वो कमजोर जैविक आधारित व्यवहार अवरोध प्रणाली और मस्तिष्क में संकेत हो सकते हैं जो सेरोटोनिन कार्य के दमन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों में जो कई जोखिम उठाने वाले कारकों को दूर
स्त्री का अनुकूल अनुभव, यौन शोषण, अनुभूति, विकृति और पिछले संबंधों को निभाने के लिए देखा गया। अनेक पीडोफॉल्स फाइल्स बताते हैं कि वे बचपन में यौन शोषण के शिकार हुए। ये एक सिद्धांत की पुष्टि करता है कि आज जो व्यक्ति शिकार है कल शिकारी बनेगा, परंतु अनेक मामलों में ऐसा नहीं। कुछ व्यवहारवादी तर्क देते हैं कि वर्गबद्धता पर अपकामुकता के कारण बन सकती है, संभोग से कोई अपर्याप्त या विकृत प्रेरक कामोत्तेजना प्रक्रिया से जुड़ गया, इसीलिए कुछ लोगों में ये विकार आ जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई युवक खास शैली में वस्त्र धारण किए किसी महिला के चित्र को देखकर कामोत्तेजना की अनुभूति करता है और उसके कारण हंस महसूस करने लगता है, तो उसके लिए कुछ समय बाद उसकी स्मृति में भी कामोत्तेजना होने लगेगी और वो वास्तव में उत्तेजित हो जाएगा। ऐसे ही कल्पनाओं से बाल रचित अंग प्रदर्शन, उत्पीड़न, रति आदि मनोविकारों को जान लिया। इस प्रकार कामोत्तेजना या रति सुख एक किसी प्रकार के उत्तेजक की स्थिति में या उसके स्मरण मात्र से प्रबल हो जाती है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ऐसे लोगों में पारस्परिक यौन संबंधों के प्रति भी रुझान होता है अथवा ये केवल बाल रति को ही विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि उनकी रुचियां यौन संबंधों में भी और बाल रति में भी देखने को मिलती है। एक यौन कामुकता और बलात्कार में जो संज्ञानात्मक विकृतियों के उदाहरण है वो इस प्रकार हो सकते हैं। दुराचार का दोष पहले वर्ग, इसमें बाल विकार जो है उसने इसे गले लगाने से शुरू किया। अंग प्रदर्शन विकार, जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे वो वास्तव में उसके ये कह रही थी। बलात्कार वो नहीं कह रही थी लेकिन उसके शरीर अन्यथा कह रहा। इस तरह से ये किया। अब कामुकता के उपचार में सहानुभूति पूर्वक उसे इस बात के लिए तैयार करना भी जरूरी है और उससे इस अवस्था में भी अपराध उसे उपचार की जरूरत है। उसे समझाएं कि किस प्रकार उपचार उसके हित में है, उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। उसे ये समझना कि यदि उसने सहयोग नहीं किया और उपचार नहीं करवाया तो कानूनी रूप से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं होगा। उसे ये बतलाना कि साइको फिजियोलॉजिकल आकलन द्वारा उसके किस प्रकार यौन क्रिया की लत से मुक्ति दिलाई जाएगी और सामान्य यौन व्यवहार की ओर उसका रुझान बढ़ जाएगा। पैराफिलिक विकार के लिए DSM के मानदंड जो है वो इस प्रकार है। 6 महीने तक लगातार यदि कोई रोगी इस प्रकार तीव्र काम उत्तेजना प्राप्त करता रहता है तो वस्तुओं के दर्शन या गैर स्थिति अंगों के दर्शन मात्र से उसे इस विकास से ग्रस्त माना जाता है। कल्पनाओं, यौन आग्रह या व्यवहार सामाजिक, व्यावसायिक या कामकाज के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चिकित्सकीय महत्वपूर्ण संकट या हानि के कारण बनते हैं। ये स्त्रियों के कपड़ों के स्पर्श करके तथा अन्य काम उत्तेजना और अगली वाली आने वाली वस्तुओं के माध्यम से काम उत्तेजना प्राप्त करते हैं। बाजार में ऐसी पीड़ा और उपलब्ध है जो जननांगों में खलबली मचा देती है और उन्हें उत्तेजना से भर देती है। नग्न रति दर्शन विकार कम से कम 6 महीने तक, इन सब में 6 महीने को ही महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति के यौन आग्रहों पर एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति के साथ कार्य किया है और यौन आग्रह या कल्पनाएं सामाजिक, व्यावसायिक या कार्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण संकट या हानि का कारण है। उत्तेजना का अनुभव करने वाले व्यक्ति या आग्रह का कार्य करना कम से कम 18 वर्ष की आयु हो। अंग प्रदर्शन विकार, इसमें भी 6 माह की अवधि है। दूसरा, व्यक्ति के आग्रहों में एक गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति के साथ कार्य किया है और यौन आग्रह कल्पनाएं सामाजिक, व्यावसायिक या कार्य के अन्य क्षेत्रों में चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण संकट या हानि के कारण बनते हैं। अब हम जेंडर डिस्फोरिया, किसी व्यक्ति में अपने को पुरुष या स्त्री होने का मान, व्यक्ति लिंग भी कुछ लोगों को एक दूसरे लिंग के होने का भ्रम बार लिंग पहचान के मनोविकार से जूझने वाले मामले और तरह के होते हैं। अपने अपने लिंग के अनुसार आचरण किया जाता है। दूसरे लिंगों के लोगों के व्यवहार स्पष्ट। इस रोग से ग्रस्त वयस्क भ्रम बना कि दूसरे लिंग का समझने लग जाता और उनका व्यवहार उनके लिंग से मेल नहीं खाता। लड़कियां लड़कों जैसा व्यवहार करने लगती हैं, लड़कों जैसे कपड़े पहनने लगती हैं, लड़के लड़कियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार की लिंग पहचान विकार, उन्हें लगता है कि वो जिस शरीर में है उसमें उन्हें जबरदस्त
जबरदस्ती कैद कर दिया गया है, अर्थात जिस लिंग के वे हैं उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं होती है, जो दूसरे लिंग के लिए अपनी पहचान बनाते हैं। DSM-5 के अनुसार इस रोग को लिंग पहचान विकार कहा जाता है। शरीर किसी लिंग का हो और व्यवहार विपरीत लिंग का तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे रोगियों की चिकित्सा करके उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वे इस लिंग के नहीं हैं, जिसका वे अपने आप को समझाते रहते हैं। पहले उन्हें लिंग भ्रम होता है, बाद में वे विपरीत लिंगी रह जाते हैं। माना जाता है कि वे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, विपरीत लिंग की तरह व्यवहार करने का विकार निरंतर बढ़ता जाता है। किसी व्यक्ति को ये विकार हल्का फुल्का हो सकता है, सीधा अपेक्षाकृत गहरा हो सकता है। एक व्यक्ति में ये कभी कमी और कभी ज्यादा देखा जाता है। बाल्यावस्था में जेंडर डिस्फोरिया, जो लड़के लिंग पहचान और विकार से पीड़ित होते हैं, वे ऐसी गतिविधियों में कार्य करते हैं जिनमें लड़कियों की रुचि कम हो, जो पारंपरिक रूप से स्त्रीलिंग के क्षेत्र में आते हैं। और वे लड़कियां जैसे कपड़े पहनते हैं, लड़कियों के खेल खेलते हैं, उन्हें गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता है, वे घर घर खेलते हैं और वे माँ की भूमिका निभाना चुनते हैं। वे कठोर खेलों से बचते हैं और लड़कियों की तरह कोमल व्यवहार करते हैं। लड़कियों की तरह वे इच्छाएं प्रकट करते हैं, अपनी पसंद की स्त्री चरित्रों वाले नाटक देखने में विशेष रुचि होती है। लिंग पहचान विकार से पीड़ित लड़कियां माता पिताओं द्वारा लड़कियों के कपड़े पहचान जाने पर विरोध प्रकट करते हैं। वे लड़कों की तरह छोटे छोटे बाल रखना पसंद करती हैं, गुड़ियों के साथ खेलने में कोई रुचि नहीं होती है। वे लड़के वाले खेलों में ज्यादा रुचि लेती हैं। वे टॉम बॉय की तरह दिखते हैं, परंतु लड़कों की तरह महसूस करने तथा पुरुषों की तरह व्यवहार करने के कारण वे टॉम बॉय अलग हो जाते हैं। उन्हें देखकर अजनबी उन्हें लड़का मान लेते हैं। प्रायः लिंग पहचान विकार से ग्रस्त लड़कियों की बाद लिंग विकार ग्रस्त लड़कों की तुलना में ज्यादा होता है। इसका उपचार क्या है? जिन बच्चों तथा किशोरों में लिंग पहचान विकार के शिकार होने की चिकित्सा को इस बात पर केंद्रित रखा जाता है कि इन्हें नाम खुशी के माहौल से निकाल कर खुशी के माहौल में कैसे लाया जाए। अपने इस विकार के कारण वे माता पिता को संकट के लिए आत्महत्या जिंदगी में दोष लगने लगती है। DSM-5 में इसकी व्याख्या जो की गई है, वास्तविक लिंग और आरोपित लिंग के बीच के अंतर को मजबूती से पूरे 6 महीने तक जीते जीते अपनी मर्जी से चुने गए लिंग को पूरी तरह से नहीं मान पाते। लिंग विकार पहचान विकार के 5 लक्षण होते हैं, कम से कम होने चाहिए। दूसरे लिंग का हो जाने और दिखने को मजबूत प्रवृत्ति इस बात को जोर देकर साबित किया जाता है कि असली लिंग पहचान यही है। लड़कों में विपरीत लिंग के कपड़े पहनने की प्राथमिकता देखी जाती है। हम उत्तेजना पैदा करने वाली स्त्री वस्त्र धारण करते हैं। लड़कियों में लड़कों द्वारा खासकर पहनने वाले वस्त्रों को धारण करने में सुगमता देखते हैं। दूसरे लिंग को दिखाने के लिए मजबूत प्राथमिकता होती है। दूसरे लिंग विपरीत लिंग में रुचि के खेलों और खिलौने में क्षमतापूर्वक रुचि लेने लगते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्ति को फीमेल का साथी चुनने की प्राथमिकता होती है। अपने वास्तविक शरीर के प्रति भारी नापसंदगी होती है। अब ट्रांससेक्सुअलिटी, लिंग परिवर्तन की प्रवृत्ति। जब लिंग परिवर्तन की प्रवृत्ति की तीव्र हो जाती है कि ऑपरेशन द्वारा अपना लिंग बदल देते हैं, जिस लिंग के साथ वो पैदा हुए वो छोड़ देते हैं और स्वेच्छा से दूसरा लिंग धारण करते हैं। हमेशा के लिए लिंग बदलने की प्रवृत्ति की दृष्टि जेंडरिज्म कहा जाता है। ऐसे लोग प्रायः चिकित्सा की मदद से ऑपरेशन के द्वारा लिंग बदल लेते हैं। ये लिंग बदल डालने का संकल्प पैदा करने वाली प्रवृत्ति बहुत कम लोगों में पाई जाती है। यूरोपियन शोधों से पाया गया है कि 30,000 पुरुषों में से एक में ये प्रवृत्ति मजबूत पाई गई है। ऑपरेशन द्वारा लिंग परिवर्तन कराया और 1,00,000 स्त्री पुरुष एक सिर्फ इस लिंग परिवर्तन को नहीं करा। हाल ही में कुछ शोधों ने यह व्यक्त किया है कि पश्चिमी देशों में प्रति 12,000 में से एक में ये प्रवृत्ति की प्रबल हो गई है कि उन्होंने लिंग परिवर्तन करवाया। उपचार प्राय मनोचिकित्सा भी कभी कभी किशोरों और वयस्कों के लिए पहचान विकार मुक्ति दिलाने में सफल होती है। अब आगे बात करते हैं यौन अक्षमता। यौन अक्षमता के संबंध में कामेच्छा या कामोन्नति या यौन वृत्ति से इसे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। DSM-5 के अनुसार पहला है कामेच्छा या कामोत्तेजना विकार व चरमानंद विकार तथा यौन क्रिया विकार।
DSM-5 में ये आता है पुरुषों में विलंबित स्खलन विकार, स्तंभ विकार, प्रारंभिक स्खलन विकार, पुरुष हाइपोएक्टिव यौन इच्छा विकार, महिलाओं में चरम सुख विकार, संभोग इच्छा की कमी, यौनि के आसपास के क्षेत्र में दर्द, नपुंसकता पर हम बात करते हैं। लिंग उत्थान विकार लिंग से जुड़ा विकार है। लिंग में कामोत्तेजना नहीं आती, काम इच्छा की इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे रोगियों में काम इच्छा पूर्ण होती है, संभोग करने की इच्छा भी होती है, परंतु तो समस्या ये है कि जब लिंग तो संभोग का साधन है, उसमें कामोत्तेजना के कारण उत्थान ही नहीं आता, तो संभोग कैसे करें। कोई भी पुरुष जिसके लिंग के संभोग करने के लिए जरूरी उत्थान नहीं आ पाता, उसे लिंग उत्थान विकार से पीड़ित माना जाता है। इस प्रकार उनका अनमनापन से उपजता है, नकारात्मक विचार बढ़ते हैं, एंजाइटी होती है। बूढ़े लोगों में लिंग उत्थान विकार का सबसे सामान्य कारण नसों में पैदा होने वाला कई रोग है। इसके कारण रक्त संचार का स्तर गिर जाता है और लिंग को उत्थान करने के लिए वांछित रक्त नहीं मिलता। इस कारण एक बार लिंग उत्थान भी हो जाए तो उसे बनाए रखवाने के लिए लिंग लगातार ऐसा नहीं करता। उपचार में लिंग और उत्थान प्राप्त करने के लिए अनेक औषधियां और विधियां अपनाई जाती हैं। जहां व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किए गए उपाय सफल नहीं हो पाते तो तर्क भी काम नहीं करता, तो दवाइयां पद्धतियां अपनाई जाती हैं। इसमें शामिल दवाइयों के नाम है वाइग्रा, लेविट्रा, फाइलेसिस। उत्थान कोशिकाओं से उत्थान बढ़ाने के लिए जो दवाइयों के इंजेक्शन के द्वारा नसों को लगाए जाते हैं या वैक्यूम पंप का उपयोग किया जाता है। शीघ्र पतन विकार DSM-4 के समय से पहले स्खलन और DSM-5 में शीघ्र पतन विकार कहा गया है। अध्ययनों में पता चलता है कि संभोग जारी रखने और वीर्यपात होने में सामान्य पुरुषों को 15 सेकंड का समय मिलता है। स्खलन प्रक्रिया स्वतः स्पंदित होती है, कुछ क्रिया तक ही मनुष्य इस पर वश रख पाता है। लिंग प्रवेश के बाद 10 सेकंड के अंदर वीर्यपात हो जाता है और उसे स्खलन पतन की संज्ञा दी। शीघ्र पतन के कारण यौन साथी को और स्वयं को भी भरपूर यौन संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है और इसके साथी में चिंता होने लगती है। उपचार में शीघ्र पतन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए व्यवहार चिकित्सा दी जाती है, परंतु हाल ही में अध्ययनों ने तकनीक को कम सफलता वाला पाया है और ये पाया गया है कि पैरासिन, सेंट्रालिन और फ्लूएक्सेटिन, और डेफॉक्साइसिन जैसे अवसाद रोधी जो दवाइयां हैं उनको स्खलन को लंबा करने में सहायक होती है। मादा यौन रुचि उद्दोलन में विकार देखने को भी मिलता है। शोधों में जिन स्त्रियों में यौन रुचि कम होती है, जिनमें यौन क्रिया के दौरान दोलन का स्तर कम होता है, इस प्रकार DSM-5 में स्त्रियों यौन रुचि उद्दोलन विकार के रूप में इसको रखा गया। टेस्टोस्टेरोन भी यौन रुचि कम करने की भूमिका निभा सकती है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्त्रियों और पुरुषों को कम उत्तेजना के सामान्य बनाए रखने में लाभदायक है। साइकोलॉजिकल उपचार में यौन इच्छा को बढ़ाने में सहायक हो सकती है और कोई प्रभावी कामोत्तेजक उपलब्ध नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन में काम करता है। पुरुषों में लिंग प्रवेश विकार DSM-4 के अनुसार दो तरह के विकार होते हैं, यौन संबंधी व संभोग संबंधी। इसमें DSM-5 में एक साथ मिला के दिखाए गए हैं, शायद अलग अलग करने में प्रमाण उपलब्ध है। यौनी संबंधी दुखानुभूति योनि में यौन से संलग्न तत्वों में अनिच्छा जलन के प्रकोप के कारण। इसके उपचार में काम उत्तेजना, संज्ञानात्मक पुनर्गठन, प्रगतिशील मांसपेशियों में विश्राम और यौनी फैलाव अभ्यास के विषय में शिक्षण करना आता है। स्त्रियों में रति अनुभूति विकार भी देखने को मिलता है। स्त्री चरम सुख विकार ऐसी स्त्रियों में भी देखा जा सकता है जिन्हें उन्हें ऊपर देखने में चरम सुख तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं आती और यौन बंध में पूरी तरह से अनुभव करते हैं, परंतु चरम सुख तक पहुंचाने में बहुत समय लगता है। कामोत्तेजना प्राप्त करने के बाद यह चरम सुख तक पहुंचने ही नहीं पाता है। DSM-5 ने उन्हें बताया है कि ऐसी स्थिति में परेशानी का अनुभव होता है। ऐसी स्त्रियों को क्लोटोरल उत्तेजना द्वारा चरम तक पहुंचाना पड़ता है। इसे यौन विकार नहीं माना।
उपचार में कुछ लोग सदा ये सवाल पूछते आए हैं कि क्या चरमवृत्ति विकार में तथा स्त्रियों की चिकित्सा संभव है। स्त्रियों को इस मामले में मानना है कि इस विषय में स्त्रियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। आजीवन चरमवृत्ति विकार का प्रश्न है, उसका चिकित्सक की जानी चाहिए। उसकी चिकित्सा जानकारी को साधारण व्यवहार चिकित्सा और स्त्री शरीर की संरचना की जानकारी प्रदान करते हुए यौन शिक्षा प्रदान करते हैं तथा हस्तनतन अभ्यास के माध्यम से भी किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हम बात करते हैं मादक द्रव्यों के बारे में। जो व्यसन रहते हैं, मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित जो विकार होते हैं और व्यवहारिक व्यसन है। वांछित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पाने के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे कई ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे जगे रहने के लिए चाय कॉफी पीना, ऊर्जावान बने रहने के लिए शीतल पेय या ऊर्जा पेय पीना, चौकस रहने के लिए सिगरेट, तनाव मुक्त होने के लिए शराब या दर्द कम करने के लिए दर्दनाशक दवा। हालांकि कुछ व्यक्ति कुछ पदार्थों के आदी हो जाते हैं, रोगात्मक आवश्यकताएं विकसित कर लेती हैं और वे पूरे परिवार के लिए संकट और शिथिलता का कारण बन जाते हैं। मादक पदार्थों के संबंध में व्यसन जैसे शराब और नशीली दवाओं पर निर्भरता वैज्ञानिकों के साथ साथ जनता के लिए भी गंभीर वैश्विक विषय। DSM-5 में मादक संबंधी विकार से नाम बदलकर मादक पदार्थ संबंधी और व्यसन विकार रखा गया है। इसमें मनोक्रियाशील पदार्थ, मादक द्रव्यों के उपयोग, मादक पदार्थों से नशा, मादक पदार्थों के दुरुपयोग, मादक पदार्थ निर्भरता या लत को रखा गया। इसमें संयम, प्रायोगिक उपयोग, सामाजिक उपयोग, अधिक सेवन, दुरुपयोग, इन सबको रखा जाता है। मादक पदार्थों के सेवन, दुरुपयोग और निर्भरता में कुछ स्पष्टीकरण दे देते हैं। क्या आप मादक पदार्थों के सेवन कर सकते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं? हाँ, कुछ लोग कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल, मैरिजुआना जैसे पदार्थों का उपयोग कभी कभी बिना दुरुपयोग के किया जा सकता है। यदि मादक पदार्थों के सेवन पर निर्भरता अलग अलग है तो देश में मादक पदार्थों के सेवन क्यों प्रतिबंधित है? किसी व्यक्ति के बारे में समय से पहले भविष्यवाणी करना कठिन है। कौन नियंत्रण खो देता है और कौन नशे का आदी हो जाता है, कौन नहीं होता है। इसलिए कई देशों में और संस्कृतियों में नशीली दवाओं के संयमपूर्ण उपयोग पर जोर दिया गया। मादक पदार्थों के सेवन से विकार। DSM-5 में एक बड़ा परिवर्तन पदार्थ संबंधी विकारों को 2 श्रेणियों में हटा देता है। पदार्थ का दुरुपयोग, निर्भरता और एकल पदार्थ उपयोग विकार में उनका संयोजन किया गया है। इसमें अवसादक होता है विश्राम, शामा, एंजियोलॉटिक्स औषधि, निद्राजनक औषधियाँ, उत्तेजक जो होती हैं सतर्कता और बढ़ी हुई गतिविधि, कोकीन, निकोटीन इत्यादि। मादक द्रव्य, निद्राकर औषधि, दर्द में कमी और उत्साह, अफीम, यौगिक, हेरोइन और मॉर्फिन। विश्राम मति भ्रम का संकेत देता है, मैरिजुआना, LSD का उपयोग है। अन्य औषधीय दवा के उपयोग में स्टेरॉइड है, OTC है, एंटाबॉलिक स्टेरॉइड है। जुआ विकार गंभीर नकारात्मक परिणामों जैसे नौकरी, तलाक आदि का नुकसान, जुआ खेलने की आदत लग जाती है। एक केस अध्ययन है मादक पदार्थों के सेवन विकार से। दिल्ली के एक निजी विश्वविद्यालय की 18 वर्षीय छात्रा जिसका नाम साना था, उसे अपने अधिकतर दोस्तों के साथ पार्टी करने में खुशी मिलती, जबकि उसके अधिकांश दोस्तों ने कॉलेज को एक कैरियर और जीवन बनाने का अवसर माना था। अब साना ने जितना संभव हो उतना सामाजिक और यूनिवर्सिटी के इरादे से कॉलेज में प्रवेश किया। वो एक उच्च शैक्षिक उपलब्धि वाली लड़की थी। उसने CBSE बोर्ड में 12वीं में 97% अंक प्राप्त किए थे और आसानी से किसी भी सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में प्रवेश लेने में सक्षम हुई। कॉलेज में उसने स्वयं को व्यापक लिखित परियोजनाओं, रीडिंग असाइनमेंट्स और मौखिक प्रस्तुतियों के लिए प्रोफेसरों को मांगों से अभिभूत पाया। वो स्कूल के समय पर चल रही किसी के साथ रोमांटिक संबंध में जोड़ देती थी। वो अक्सर उदासीन और परेशान महसूस करती थी। अफसाना कुछ आवेगी, बहिर्मुखी और भड़कीली है। वो आसानी से पार्टियों में घुल मिल जाया करती है, दोस्त बना लिया करती है और यौन साझेदारी को आसानी से पा लिया करती है। इन पार्टियों के दौरान वो अत्यधिक शराब पीती है और अक्सर पार्टी खत्म हो जाने के बाद सुबह घर लौटती है।
कभी कभी मैरिजुआना धूम्रपान करती है। इन पदार्थों का उपयोग कॉलेज के बोझ से उसकी चिंता को कम करता और ध्यान और संगति के लिए उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता। कॉलेज में उसकी उपस्थिति बहुत खराब थी और दुर्भाग्य से वो अपने से पहले सेमेस्टर के में एक पेपर छोड़कर सफल भी असफल हुई। अगले सेमेस्टर में अफसाना ने कॉलेज में बड़ी मेहनत करने की कसम खाई और इस रणनीति से पहले 2 सप्ताह तक काम वो जल्द ही रुक गई और पार्टियों में भाग लेने लगी, जहां वो फिर से शराब पी सकती थी। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसे उच्चता का अनुभव के लिए पहले से अधिक शराब पीने की जरूरत पड़ी। जल्द ही उसने नई और अलग अलग दवाएं जैसे मेटामाइन और एलएसडी का प्रयोग शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि शराब और ड्रग्स खरीदने के कारण पैसे खत्म हो रहे हैं। अपनी कक्षाओं में जाना बंद कर दिया और अपना अधिकतर समय टीवी देखने और सोने और इंटरनेट सर्फिंग में बिताया। उसने अपने किराए के आवास में पीना भी शुरू कर दिया। पार्टियों में उसका हद से बाहर होना सामान्य बात थी। उसके बाद उसके दोस्त उसे पीजी से वापस लाया करते थे, लेकिन हाल ही में उसने अपने पीजी को भी से बाहर हो गया। स्थानीय अभिभावकों ने उसके माता पिता को सूचित किया और उसे पुनर्वास सुरक्षा केंद्र ले गए। पुनर्वास केंद्र में अफसाना पिछले 1 वर्ष से नशीली पदार्थों से मुक्ति पे काम कर रही है और ये दर्दनाक प्रक्रिया से गुजर रही है। यहाँ तक पिछले 1 साल में उसके साथ जो हुआ इसे स्वीकार करने के लिए उसके माता पिता को दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना। मादक सेवनों के विकार में DSM-5 कहता है कि मादक पदार्थ की बड़ी मात्रा में या उससे अधिक समय तक लेते रहना जो आपके लिए उचित न हो। मादक पदार्थ के सेवन कम या बंद करना चाहे, लेकिन ये प्रबंधन हो ही नहीं पा रहा। मादक पदार्थों को प्राप्त प्रयोग करने और इसके उपयोग को ठीक होने से अधिक समय व्यतीत करने, मादक पदार्थ सेवन करने की तीव्र इच्छा और चाह, मादक पदार्थ के सेवन के कारण आपको कार्य या घर या स्कूल में प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, मन चाहे प्रभाव के लिए ज्यादा मादक पदार्थों का सेवन। ऐसे आंकड़े बताते हैं कि महामारी के तौर पर ये विकार बढ़ रहा है। शराब के उपयोग से 37% लोगों में अस्वस्थ मानसिक स्थिति देखने को मिलती है। शराब सेवन और निर्भरता विकार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा ये एक ऐसी मानसिक और आमतौर पर शारीरिक अवस्था जो शराब पीने के कारण होती है और इसमें हमेशा मानसिक सुख अनुभूति के कारण निरंतर या कभी कभार शराब सेवन की मजबूरी हो। कभी कभी इसकी अनुपस्थिति इसकी समस्या से बचने के लिए सहिष्णुता हो सकती है अथवा नहीं। जैसे कि कॉलेज जीवन की भारी मांगों के जवाब में केस स्टडी बॉक्स 11 को नहीं आपने देखा ही अफसाना का केस। अफसाना में पार्टियों में अत्यधिक शराब पीना शुरू किया जिसमें शराब को आसानी से उपलब्ध। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया और पहले सेमेस्टर की परीक्षा में फेल हो। उसने खुद को खतरनाक स्थितियों में डाल दिया क्योंकि वो अक्सर इन पार्टियों से बाहर निकलती और अपनी पीजी तक नशीली और वापस जाती। शराब खरीदने में उसका सारा पैसा खर्च हो जाता है। शराब छोड़ने के प्रयासों के बावजूद अफसाना छोड़ने के 2 सप्ताह से अधिक समय तक शराब से दूर नहीं रहा। वो सहनशीलता विकसित कर रही थी। उसकी उच्चता के अनुभव करने के लिए पहले से अधिक शराब की जरूरत उसको होती। इसका मस्तिष्क पर भी प्रभाव देखा गया है। शारीरिक प्रभाव भी देखा जाता है। शारीरिक प्रभाव ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, सेक्स ऑर्गन्स, बोन्स, नर्वस सिस्टम, इंटेस्टाइन, फिंगर्स, स्टमक, हार्ट, मसल्स, थ्रोट, नर्वस सिस्टम, इन सब में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। मनोसामाजिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव के अलावा ये पुराना और ज़्यादा पीने वाले पर आमतौर पर शराबी कहा जाता है। अति संवेदनशीलता, अवसाद या चिरकालिक थकान से पीड़ित होती है। कई लोगों के लिए अस्थायी रूप से जीवन के तनाव से निपटने के लिए शराब को एक संवेगात्मक मुकाबला इमोशनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज के तौर पर लिया जाता है। शराब से अधिक सेवन से जुड़ी मनोविकृतियां भी पाई जाती हैं। मादक पदार्थों के सेवन और निर्भरता विकार में हम देख सकते हैं जैसे अफीम या ऑपियोइड है, जिसमें हीरोइन है, कोकीन है, एम्फेटामाइन है, एलएसडी है, ये सारी चीज़ें जो है निर्भरता बढ़ाती हैं। DSM-5 ने कैफीन और निकोटीन जैसे अन्य पदार्थों को निर्भरता को भी वर्गीकृत किया है जिन्हें आसानी से व्यस्त होने
को मिलाया जा सकता है। मनो सक्रिय पदार्थ जो कारणों से निर्भर होते हैं, नियंत्रण क्षमता और घातक मात्रा अनुपात। अफीम और इसके यौगिक कारकों के बारे में, जैसे कि हेरोइन के नशेड़ी बुरे स्वास्थ्य और सामान्य व्यक्तित्व विकास का अनुभव करते हैं। ये दवा या औषधीय प्रभाव का सीधा परिणाम इन पर होता है, लेकिन वित्तीय तनाव, उचित आहार की कमी, सामाजिक स्थिति में गिरावट एक नशेड़ी के रूप में आत्मसम्मान की कमी उसे अधिक हताश कर देती है। लोग अक्सर आदत को बरकरार रखने के लिए झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और वेश्यावृत्ति का सहारा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कई नशा करने वाले लोग HIV, एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें उन सुइयों का उपयोग नहीं किया जाता है जो बीमारी नहीं। गर्भावस्था के दौरान हेरोइन लेने वाली गर्भवती महिलाओं की समय से पहले प्रसव, कम वजन वाले बच्चों का जन्म या गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। अवसाधक जो है, शराब के अलावा जो है अवसाधक के वर्ग में शामक या समूह चिंता मुक्त करने वाली दवाएं भी शामिल हैं। उत्तेजक में अवसाधक के विपरीत कोकीन, एम्फेटामिन, कैफीन, निकोटीन जैसे पेय जो हैं वो उत्तेजक केंद्रित तंत्रिका तंत्र पर गतिविधि को बढ़ा देते हैं। अफीम की तरह कोकीन एक पौधे का अर्क है और इसे सूंघ कर निगल कर इंजेक्शन से लिया जाता है। हालांकि ओपिएट्स के विपरीत कोकीन मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। कोकीन महंगा होता है और आमतौर पर समाज के उच्च वर्ग संबंध लोग इसका उपयोग करते हैं। ओपिएट्स की तरह ये 4 से 6 घंटे के लिए ले आता है। इस दौरान नशीली उत्साह और आत्मविश्वास का संतोष अनुभव करते हैं। प्रारंभ में ये माना जाता था कि कोकीन की खपत उपयोग के साथ नहीं बढ़ती, हालांकि ये दृष्टिकोण बदल गया है। अब कोकीन को आदतन लिया जाने लगा और विड्रॉल के लक्षणों के साथ साथ तीव्र मनोविदग्धता जैसे लक्षणों के अतिरिक्त अवसाद भी देखने को मिलता है। कोकीन का उपयोग बेरोजगारी, मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याओं से जुड़े निकोटीन और कैफीन को सबसे सामान्य उपयोग किए जाने वाले मनोसक्रिय पदार्थ हैं। कैफीन का उपयोग सबसे सामान्य मनोदैहिक पदार्थों में से एक है। इसके उपयोग से बेहतर मनोदशा और थकान में कमी महसूस होती है। ज़्यादा मात्रा में इसे लेने से उपयोगकर्ता जलन महसूस कर सकता है और उसकी अनिद्रा के कारण भी बन सकता है। इसे हल्का उत्तेजक कहा जाता है क्योंकि एक नशे की सभी दवाइयों में सबसे कम हानिकारक माना जाता है। ये कॉफी, चाय और कई कोला पेय या कोको पदार्थों में पाए जाते हैं। इसके लक्षणों में मनोदशा, निद्रापन या सिरदर्द पाया जाता है। निकोटीन जो है तंबाकू एक जहरीला अल्कलॉइड है जो सिगरेट या तंबाकू चबाने से जुड़ा हुआ है और नार्सिसिस्ट और 2007 में निष्कर्ष निकाला कि चिंता विकारों वाले लोगों के बीच निकोटीन का उपयोग अधिक प्रचलित है। विभिन्न जन औषधियों में जैसे साइकोसैलिडिक्स या विभिन्न जन औषधियाँ हैं, ओपिएट्स हैं, उत्तेजक हैं, अवसाधक हैं, इन सब का उपयोग किया जाता है। मैरिजुनिया एक अन्य विभ्रांति ड्रग्स है जिसे 1960 और 70 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। वो आपने गाना भी सुना होगा, दम मारो दम है। ये जंगल में मिलने वाली कैनबिस या भांग के सूखे पत्तों के कारण होता है और जिसकी खपतवार ईद भी होती है। हैरिश नामक एक अन्य ड्रग्स है, ये काफ़ी शक्तिशाली ड्रग्स है। इसे पौधे से रेजिन से निकाला जाता है और मैरिजुनिया प्रभाव के तहत अन्यथा इस पर बहुत ही बेहद मजेदार लगता है। ये व्यक्ति एक स्वप्न की दशा में चला जाता है और इस स्थिति में उसे महसूस होता है कि उसकी विकृति वगैरह सब बहुत अधिक बढ़ गई। मैरिजुना के लंबे समय तक उपयोग से संज्ञानात्मक हानि भी जुड़ा हुआ पाया गया है। अन्य औषधियों के दुरुपयोग जो है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में 13 से 15 वर्ष स्प्रे पैंट है, हेयर स्प्रे है, पेंट है, थिनर है, गैसोलीन है, नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हंसने वाली गैस कहा जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर है, व्हाइटनर है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें भी स्टेरॉइड्स, हार्मोन वगैरह मिली होती हैं। लेकिन खिलाड़ी जो है बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये चीज़ों का उपयोग करके अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। कारणों में कॉजल कारण जो है एडिक्टिव प्रॉपर्टी, सब्सटेंस है, नाइजीरिया है, साइकोसोशल कारण है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स,
पर्सनालिटी एक्सेप्टेंस, स्ट्रेस रिजेक्शन, ये सब चीज़ें इसके कारणों में देखी जाती हैं। शराब से विकृति के लक्षण देखे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकृति होती है, सामाजिक सांस्कृतिक विकृति भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर अगली बार फिर मिलेंगे।